मैं डॉक्टर अंशुल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे आज के इस विशेष कार्यक्रम आज की बात में। दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं किशोरावस्था के बारे में। किशोरावस्था जितनी ही हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है, उतनी ही इस अवस्था के साथ अनेकों समस्याएं भी हैं। और इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं कमला नेहरू अस्पताल शिमला से असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर R.K. महाजन जी। सर, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अंशुल जी। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये किशोरावस्था क्या है और इसका हमारे जीवन में इतना महत्व क्यों है? किशोर अवस्था हमारे जीवन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था है। जैसे कि एक अच्छा और सुरक्षित घर बनाने के लिए एक मजबूत नींव की ज़रूरत होती है, वैसे ही अपने लाइफ को अच्छी और हेल्दी बुढ़ापे तक ले जाने के लिए एक हेल्दी एडोलेसेंट लाइफ की ज़रूरत होती है। ये जो किशोर अवस्था है, जितनी हेल्दी होगी, इसमें हम जितनी हेल्दी आदतें डालेंगे और जितना अपने शरीर का ध्यान रखेंगे, उतना ही ये हमारी लेटर लाइफ में काम आएगी। जी डॉक्टर साहब, जैसे हम बात करते हैं कि एक हमारे जीवन का महत्वपूर्ण पड़ाव है, तो मैं जानना चाहूँगा कि इस तरह की, जैसा कि कहा गया है कि 10 वर्ष की उम्र के बाद हमारी किशोरावस्था शुरुआत होती है, तो इसमें क्या कुछ ऐसे चेंजेस हैं जो लड़के या लड़कियों में कहीं किस तरह के चेंजेस देखने को मिलते हैं? जैसे कि हम बात करते हैं शारीरिक या मानसिक या संवेदनात्मक चेंजेस जो आते हैं, मैं जानना चाहूँगा उसके बारे में आप कुछ बताएँ। जब एडोलेसेंट एज स्टार्ट होती है, ये जो किशोर अवस्था स्टार्ट होती है, तो इसमें शरीर में कुछ हार्मोन्स होते हैं जो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। मेल्स में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स होते हैं, फीमेल्स में ईस्ट्रोजन हार्मोन्स होते हैं। उनके इन्फ्लुएंस में जो बॉडी होती है, उस बॉडी की ग्रोथ होती है। जो बॉडी की ग्रोथ होती है उसमें जैसे हमारे प्राइवेट पार्ट्स हैं, उनकी ग्रोथ होती है, और हाइट की ग्रोथ होती है। हाइट स्पर्ट होता है एकदम से। लड़कियों में ये थोड़ी सी जल्दी होती है। लड़के और लड़कियों में कोई 2 साल का फ़र्क होता है। लड़कियों में ये 12 साल के आसपास होती है, 12 से 14 साल के बीच में, और लड़कों में ये 13 से 15-16 साल के बीच में होती है। जी। जब हार्मोन्स बढ़ते हैं तो हार्मोन्स से शारीरिक विकास होता है, उन्हीं हार्मोन्स से मानसिक विकास भी होता है। तो कहा जा सकता है कि इसके जो चेंजेस आते हैं वो दोनों में अलग अलग तरह से अलग अलग उम्र के हिसाब से आते हैं। जी बिल्कुल। जी, तो डॉक्टर साहब, जैसे कि बात करें लड़कों के बारे में बात करें, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि किशोरावस्था के क्या कुछ लक्षण हैं जो लड़कों में मतलब दिखाई देते हैं, और उन लक्षणों से कहने का मतलब वो अपने संवेदनात्मक तरीके से कैसे डील किया जा सकता है उन लक्षणों को? लड़कों में एक तो हाइट स्पर्ट होता है, जो कि लड़के और लड़कियों दोनों में होता है। दूसरा, लड़कों में एक डीपनिंग ऑफ वॉइस होती है, जो कि बच्चों की आवाज़ से अडल्ट्स की आवाज़ की तरफ जैसे थोड़ी मोटी आवाज़ हो जाती है। डीपनिंग ऑफ वॉइस बोलते हैं हम उसको मेडिकल लैंग्वेज में। तो एक वो होती है जिससे लड़के को ऐसा लगता है कि अब मैं जवान हो गया हूँ और मेरी आवाज़ भारी हो गई है। तीसरा, फेशियल हेयर्स आते हैं, दाढ़ी आनी शुरू हो जाती है, फेस पे बाल आने शुरू हो जाते हैं, दाढ़ी और मूंछ टाइप। कुछ एक्सिलरी हेयर भी आते हैं, बट जो फिजिकल प्रेजेंस है और जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उनकी भी ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है बीच में। जी, तो इस तरह की मतलब लड़कों में रहती है। लड़कों में हम बात करें कि आप, जैसे कि हम पहले बात भी कर रहे थे, आपने पहले बात करते हुए भी बताया कि लड़कियों में इसके बहुत ज़्यादा मायने हैं किशोरावस्था के, तो लड़कियों में क्या कुछ चेंजेस हैं और उनका क्या महत्व है और उनसे कैसे डील किया जा सकता है? लड़कियों में लड़कों से कुछ अलग तरह की होती हैं जो ग्रोथ होती है। जी। एक तो नॉर्मल जो लड़के और लड़की दोनों में होती हैं, एक तो पसीना आना शुरू हो जाता है इनमें ज़्यादा, क्योंकि छोटे बच्चों में पसीना कम आता है। दूसरा, जो सिबेशियस ग्लैंड्स होती हैं, हमारी जो तैलीय ग्रंथियाँ होती हैं, वो भी काम करना शुरू कर देती हैं। तीसरा, इस उम्र में पिंपल्स भी होने शुरू हो जाते हैं, जो कि दोनों लड़के और लड़कियों में नॉर्मल हैं। लड़कियों में स्पेशली ब्रेस्ट की डेवलपमेंट होती है, जो कि लड़कों से थोड़ी अलग होती है बीच में। और दूसरा, लड़कियों के जो कुल्हे होते हैं वो थोड़े वाइडन होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि एडोलेसेंट एज एक ऐसी होती है जो कि लड़कियों को अडल्टहुड में प्रवेश करने के लिए तैयार करती है। तो अडल्टहुड में एक फीमेल्स में माँ बनना एक अलग सी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो उसके लिए भी शरीर तैयार होता है। मासिक धर्म स्टार्ट होता है, मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं जिसको, मासिक धर्म स्टार्ट होता है, जो कि मंथली पीरियड्स आते हैं। तो वो एक इंडिकेशन होती है कि हाँ भाई, मतलब नाउ द फीमेल कैन बी रेडी फॉर दिस चाइल्ड बियरिंग। जी, अगर सर हम मासिक धर्म की बात करें, आपने बताया कि किशोरावस्था की शुरुआत में ही मासिक धर्म आने लड़कियों में शुरू हो जाते हैं। मैं जानना चाहूँगा कि जो लड़कियां किशोरावस्था में प्रवेश कर रही हैं या जिनके अभी मासिक धर्म आने शुरू हो रहे हैं, वो इन सब चीज़ों से अपने आप को कैसे अपने मतलब एक मेंटल लेवल पे जाके कैसे अपने आप को वो संभाल सकती हैं और किन चीज़ों को उनको ध्यान रखना ज़रूरी है?
सबसे पहले तो ये एक्चुअली 11-12 साल के में आजकल जो मासिक धर्म स्टार्ट होने की एज है ये, जो नॉर्मल एवरेज एज है, जो कि पहले 13-14 साल होती थी, अब 11-12 साल तक आ गई है। 11-12 साल का बच्चा खुद तो कुछ नहीं जानता है, ये सोसाइटी की जिम्मेदारी है कि वो बच्चे को बताए कि मासिक धर्म क्या होता है और कैसे होता है। सोसाइटी में सबसे पहले पेरेंट्स आते हैं, जो कि पेरेंट्स को बताना चाहिए उनको कि मासिक धर्म क्या होता है, कैसे आता है, और एक ये नॉर्मल लाइफ का एक पार्ट है। अभी 28 मई हर साल को इंटरनेशनल मेंस्ट्रुएशन डे मनाया जाता है। इस साल का जो मेंस्ट्रुअल डे का थीम है वो ये है कि 2030 तक हम कैसे मेंस्ट्रुएशन को एक नॉर्मल लाइफ का पार्ट बताया जाए। दूसरा, स्कूल में भी इसकी एजुकेशन ज़रूरी है। रफली कुछ स्कूलों में तो 5th और या 6th के आसपास, जबकि बच्चा 11 या 12 साल का होता है, तो स्कूलों में भी इसकी एजुकेशन दी जाती है जी। तो इसके लिए सोसाइटी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को बताए कि ये एक नॉर्मल चीज़ है और इसको कैसे हैंडल करना है। डॉक्टर साहब, जैसे आपने बात की कि सोसाइटी बच्चों को इसके बारे में बता सकती है, या कहीं कि अभिभावक, हमारे पेरेंट्स बच्चों को इसके लिए एजुकेट कर सकते हैं। मैं जानना चाहूँगा कि यदि कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को या अपनी बेटी को इसके बारे में एजुकेट करना चाहे तो वो कौन से तरीके होंगे, या वो कौन सी ऐसा संवाद का एक तरीका होगा जिससे वो अपने बच्चों को बिना झिझक के इस तरह की एक नॉलेज दे सकें? देखिए, सबसे पहले तो जो पेरेंट्स तो हम लोग बन जाते हैं जी, बाय वर्च्यू कि हमने बच्चों को बर्थ दिया जी, पर हमें उनके एक अच्छे फ्रेंड्स बनना पड़ेगा। जब तक हम उनके साथ अच्छी दोस्ती नहीं कर पाएंगे तो बच्चे हमसे खुल के बात नहीं कर पाएंगे। तो हमें बच्चों का विश्वास ऐसे जीतना चाहिए कि बच्चे हमें यहीं आके बताएं अगर उनको कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम होती है। एक बार हम बच्चों के साथ खुल के बात कर सकेंगे तो ये मेंस्ट्रुएशन की बात भी हम बच्चों के साथ प्रॉपरली कर सकते हैं जी। मतलब कहा जा सकता है कि पेरेंट्स को भी झिझकने की ज़रूरत नहीं है, बच्चों के दोस्त बनना पड़ेगा जिससे कि वो बच्चे हमारे से खुल के बात कर सकें। सबसे पहले तो पेरेंट्स को खुद समझना पड़ेगा कि ये मेंस्ट्रुएशन ये कोई प्रॉब्लम नहीं है जी, दिस इज़ ए नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ जी। जिस दिन हम ये समझ जाएंगे तो हम बच्चों को भी ये समझा पाएंगे प्रॉपर जी। डॉक्टर साहब, आप खुद गायनी से एसोसिएटेड हैं, मैं जानना चाहूँगा आपके पास तो तरह तरह के केसेस आते रहते होंगे, जो किशोरावस्था से रिलेटेड किस तरह की भ्रांतियाँ लोगों में इस समय है, चाहे वो मासिक धर्म की बात करें या किसी और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी वहाँ पे बहुत सी होती हैं, तो किन किन तरह की भ्रांतियों से आप लोगों को जूझना पड़ता है? एक्चुअली हम तो ज़्यादा वैसे तो शहर में बैठे हैं, शिमला में बैठे हैं, तो यहाँ तो मोस्ट ऑफ द जो पॉपुलेशन है वो एजुकेटेड है, पर गांवों से जो लोग आते हैं वहाँ मतलब उनसे हमें पता चलता है कि लोग नहाने नहीं देते हैं लोगों को, कि मेंस्ट्रुएशन है तो लड़की जो है वो अपवित्र है, उसको किचन में नहीं जाने देते हैं। और ये सारी चीज़ें ये पुराने ज़माने की बातें हैं, जब हमारे पास एक कॉमन सोर्स होता था नहाने का जी, जैसे नदी में या तालाब में नहाते थे, तो तब उसको मना करते थे कि पानी गंदा हो जाएगा, बाकियों के लिए यूज़ नहीं होएगा। वही भ्रांतियाँ आज तक भी चली हुई हैं गाँवों में, जिसके लिए हमें उनको जागृत करने की ज़रूरत है जी। डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि इस तरह की भ्रांतियां हैं, लोगों को नहाने नहीं दिया जाता, या सार्वजनिक जो स्नानागार हैं या पानी की जगहें हैं वहाँ पे उनको जाने नहीं दिया जाता, घर के अंदर मतलब आइसोलेटेड रखा जाता है, तो मैं जानना चाहूँगा कि जैसे कहा भी गया है कि अपवित्रता उस समय रहती है, साइंस की टर्म में अगर हम इसे समझना चाहें तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, क्या वो सही मायनों में मतलब बीमारियाँ फैला सकती है या कुछ इस तरह का? मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे हमें अपनी हाइजीन का, अपनी साफ़ सफाई का ध्यान ज़्यादा रखना पड़ेगा जी, क्योंकि वो टाइम होता है जबकि ब्लीडिंग होती है। ब्लीडिंग के टाइम कई लोग तो कपड़ा भी यूज़ करते हैं, जबकि अब तो सैनिटरी पैड हर जगह अवेलेबल हैं जी, तो उससे भी इन्फेक्शन होने का डर रहता है। जब ब्लड हमारे प्राइवेट पार्ट्स में लग जाता है, हमें हर 4 से 6 घंटे के बाद पैड चेंज करना चाहिए और उसको पार्ट को धोना चाहिए, साबुन से नहीं बल्कि साफ़ पानी से धोना चाहिए, साफ़ गुनगुने पानी से धोना चाहिए। अगर हम उसको नहीं धोएंगे तो हमें खुजली हो सकती है, वहाँ पर रेडनेस हो सकती है, और वो इन्फेक्शन ऊपर को यूट्रस की तरफ भी जा सकती है, जो कि लेटर लाइफ में इनफर्टिलिटी और बांझपन के रूप में भी प्रेजेंट कर सकती है जी। डॉक्टर साहब, एक किशोरावस्था के समय में, आज के समय में बहुत सी देखने को मिल रही हैं बीमारियां, जिसमें PCOD भी एक प्रमुख बीमारी है। मैं जानना चाहूँगा आप इसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। एडोलेसेंट एज जो है वो हमारा लाइफस्टाइल जो है, एक बचपन से एडोलेसेंट में जब हम आते हैं तो बच्चे अपने आप को थोड़ा सा इंडिपेंडेंट महसूस करते हैं। बचपन में तो जो पेरेंट्स ने दिया उन्होंने खा लिया। एडोलेसेंट्स में उनको लगता है कि नाउ वी आर बिग इनफ टू डिसाइड आवर फूड,
तो जंक फूड खाने की आदत पड़ जाती है उनको। जंक फूड में हम पिज़्ज़ा, बर्गर, कोक, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेते हैं, जूस नहीं लेते हैं, फ्रेश जूस नहीं लेंगे, कैंड जूसेस लेंगे, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स लेंगे बीच में। तो उससे क्या होता है कि बच्चों में मोटापा बढ़ना शुरू हो जाता है। पीछे 2-3 साल जो कोविड में निकले हैं उसमें बिल्कुल हमारा जो लाइफस्टाइल ऐसा बन गया कि पढ़ाई भी मोबाइल पे या फ़ोन पे ही हो रही थी बिल्कुल। जिस चीज़ के लिए हम बच्चों को मना करते हैं कि वो नहीं करनी, वो एक लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट बन गया। तो उसके चक्कर में बच्चों का चलना फिरना, घूमना और खेलना बिल्कुल बंद हो गया। एक तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया, दूसरा जंक फूड और बाकी फूड भी हो गया। पेरेंट्स भी हमारे आजकल जो हैं वो वर्किंग हैं, उनके पास भी इतना टाइम नहीं है कि वो घर में फ्रेश बना के खाना दें, तो उनको भी लगता है कि ठीक है ऑर्डर करेंगे और आ जाएगा। तो ये एक बहुत गलत बात है, जो कि गलत ट्रेंड सेट हो रहा है। इससे क्या हो रहा है कि मोटापा हो रहा है, और जैसे मोटापा बढ़ता है BMI बढ़ता है। BMI होता है हाइट के अकॉर्डिंगली जो वेट होता है। तो अगर BMI हमारा बढ़ जाता है तो उससे हार्मोन्स डिस्टर्बेंस होनी शुरू हो जाती हैं, जिससे कि पीरियड्स थोड़े लेट आते हैं। पेशेंट जो है वो ओबीस हो जाता है, उसका ओवरवेट हो जाता है, और फेस पे एक्नी और हिरसुटिज्म जो बाल भी आने शुरू हो जाते हैं। तो PCOD काफ़ी कॉमन है आजकल हमारी OPD में। लगभग 10 से 15% जो पेशेंट्स हैं वो PCOD से रिलेटेड ही आते हैं, और उनमें से काफ़ी मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स कारण आते हैं और हम उसको PCOD डायग्नोज करते हैं। कई ऑलरेडी PCOD डायग्नोज होके ही आते हैं या नेट वगैरह सर्च करके आते हैं, तो फिर उनका ट्रीटमेंट। तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने PCOD की बात की कि बहुत कॉमन होता जा रहा है, चाहे हमारे लाइफस्टाइल की वजह से हो या सेडेंटरी हैबिट्स की वजह से हो कि हम ज़्यादा घूमना फिरना पसंद नहीं करते। मैं जानना चाहूँगा, अगर इससे बचना हो, आज की अगर किशोरों की बात करें, मतलब महिलाओं में ये प्रॉब्लम रहती है, अगर उनकी बात करें तो क्या कुछ ऐसे हमारा लाइफस्टाइल हो सकता है, क्या ऐसा हम खाना खा सकते हैं जिससे PCOD से बचा जा सके? खाने के लिए तो हमें शुगर अवॉइड करना चाहिए, जो रिफाइंड शुगर्स हैं उनको अवॉइड करना चाहिए, फैट्स अवॉइड करने चाहिए, और जंक फूड अवॉइड करना चाहिए, जो कि रेडिली अवेलेबल है। किसी भी दुकान पे जाके 10-20 रुपए का हम पैकेट चिप्स का लेके खाना शुरू कर देते हैं। हेल्दी फूड खाओ, घर का बना हुआ, हरी सब्जियां, सारी चीज़ें खाओ। ये हमें पोषक तत्व भी देते हैं जो कि बड़े ज़रूरी होते हैं एडोलेसेंट एज में, क्योंकि एडोलेसेंट एज में कई तरह की बीमारियां होती हैं जो कि पोषाहार से रिलेटेड भी हैं बीच में। दूसरा, आइडियल वेट हमें अपना रखना पड़ेगा, जो लड़कियों का और लड़कों का भी आइडियल वेट रखना पड़ेगा। अगर हम आइडियल वेट नहीं रखेंगे, वेट बढ़ेगा, तो लेटर लाइफ में अभी तो ओबेसिटी हो जाएगी, डायबिटीज़ होने के चांसेस हैं, हाइपरटेंशन होने के चांसेस हैं, और लेटर लाइफ में 40 के बाद जाके इन पेशेंट्स को कैंसर होने का भी, यूट्रस के कैंसर होने का भी डर रहता है। तो एक्टिव लाइफस्टाइल, लगभग दिन में 1 घंटा कम से कम बच्चों को खेलने के लिए ज़रूर देना चाहिए, जो कि फिजिकली खेलने का, नॉट ऑन मोबाइल गेम्स, फिजिकल एक्टिविटी के लिए कम से कम 1 घंटा ज़रूर चाहिए। यानी डॉक्टर साहब, हम कह सकते हैं कि किशोरावस्था के जो दौरान की गई हमारी गलतियां हमें ताउम्र भुगतनी पड़ सकती हैं। बिल्कुल, मैंने जैसे पहली लाइन में ये बोला था कि किशोरावस्था हमारे लाइफ की नींव है एक, तो अगर नींव गलत पड़ जाएगी तो आगे वैसे ही चलता रहेगा, घर भी वैसे ही बनेगा। डॉक्टर साहब, किशोरावस्था के साथ एक और प्रॉब्लम आती है, जैसा कि हमने बहुत लोगों से सुना भी है, आप भी आए दिन इस तरह को सुनते रहते होंगे, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स किशोर, चाहे वो लड़कों में हो चाहे वो लड़कियों में हो। लड़कियों में अपने शरीर को लेकर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि वो अचानक से अपने शरीर को बढ़ता हुआ देखती हैं। चाहे लड़कों की बात करें, उनमें भी तरह तरह के चेंजेस आ रहे हैं, उन्हें भी कुछ अपने नए अंगों के बारे में पता चल रहा है। उन सब चीज़ों से वो कैसे अपने आप को डील कर सकते हैं, और अगर बात करूँ समाज की, तो समाज इसमें कैसे हेल्प कर सकता है उन बच्चों को इस तरह की एजुकेशन देने में? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि लड़कियों में और लड़कों में दोनों में एक जैसी चेंजेस ही आती हैं, क्योंकि उनकी ग्रोथ होती है, माइंडसेट उनका अडल्ट वाला बनना शुरू हो जाता है, और जो उनके पीयर्स होते हैं, जो स्कूल में या जहाँ खेलते हैं, वो वहाँ जो पीयर्स होते हैं वो उनसे डिस्कस करते हैं वो सारी चीज़ें। जिनसे वो डिस्कस करते हैं उनकी भी नॉलेज उतनी की ही होती है। कुछ नॉलेज इंटरनेट से आई होती है जो कि रियल नहीं होती है, और जो कि बड़ी लिक्रेटिव होती है, हमें बड़ी अच्छी लगती है वो चीज़ें देख के, और हम उन चीज़ों को फॉलो करते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम होती हैं वो एक अपने आप को प्रूव करने के लिए होती हैं। लड़के क्या करते हैं, जिम ज्वाइन कर लेते हैं, प्रोटीन्स वगैरह लेना शुरू कर देते हैं, और जो मार्केट में प्रोटीन्स आते हैं हमें कुछ नहीं है पता कि किस में स्टीरॉयड्स होते हैं। मसल बनाने के लिए वो प्रोटीन यूज़ करते हैं। लड़कियां अगर मोटी हो गई हैं तो पीयर प्रेशर में आके अपना फास्टिंग करना शुरू कर देंगी,
जबकि इस एज में हमें प्रॉपर बैलेंस डाइट की बहुत ज़रूरत होती है। तो एक तो इन चीज़ों से बचना चाहिए। दूसरा, नशे से, क्योंकि नशा जो है बड़ा लिक्रेटिव लगता है। ऐसा लगता है कि लड़कों को तो कि स्मोक करेंगे तो मैनली फील आएगी बीच में। और जो पीयर्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, वो भी कई बार चैलेंज करते हैं कि भाई तू ये करके दिखा, वो करके दिखा। तो इन चीज़ों से बचना पड़ेगा। इसके लिए हमारी सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल है। टीवी का भी अच्छा रोल है। आजकल तो काफ़ी सालों से है कि जब भी कोई टीवी पे कोई ड्रिंक ले रहा है या कुछ सिगरेट का है तो उसमें नीचे स्मोकिंग एंड अल्कोहल इज इंजूरियस टू हेल्थ वार्निंग आती है। तो ये वार्निंग को हमें घर में भी देखना पड़ेगा, क्योंकि पेरेंट्स को बच्चे देखते हैं सबसे पहले। पेरेंट्स आर देयर आइडियल्स। अगर घर में पेरेंट्स ड्रिंक कर रहे हैं या सिगरेट पी रहे हैं या कुछ और ड्रग्स कर रहे हैं तो बच्चे भी उस चीज़ को फॉलो करते हैं। तो सोसाइटी का तो बहुत बड़ा रोल है इन चीज़ों को बचाने में। मतलब कहा जा सकता है कि अगर किशोरावस्था के दौरान हमें अपने बच्चों को संभालना है, उन्हें एक सही डायरेक्शन देनी है, तो पहले हमें खुद को संभालना होगा और उसके बाद उन्हें मानसिक तौर पे इतना मतलब सशक्त बनाना पड़ेगा कि वो अपने अंदर आ रहे चेंजेस को वहन कर सकें, एक्सेप्ट करें और उसको उनको पता हो कि दिस इज़ नॉर्मल। जी डॉक्टर साहब, एक किशोरावस्था के समय में एक और बात की जाती है कि बहुत एग्रेशन बच्चों में देखने को मिलता है। वो अपने कह सकते हैं कि सेल्फ कॉन्शियस ज़्यादा हो जाते हैं, उसकी वजह से एग्रेसिव भी हो जाते हैं। इन सब चीज़ों में किस तरह से डील किया जा सकता है इन सब चीज़ों में? इसका रीज़न ये होता है कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो पेरेंट्स उन पर अपनी इच्छाएँ लाते हैं कि आप ये करोगे, वो करोगे, और वो बच्चे करते हैं। जी। एडोलेसेंट एज में जाके उनको अपने आप को प्रूव करने का होता है। तो वो उनको ये लगता है कि हमारी लाइफ है, पेरेंट्स का इन पे कोई हक नहीं है, और वो अपनी बात के लिए ठीक भी हैं। किसी का भी किसी की लाइफ पे कोई हक नहीं है। तो पेरेंट्स को उनको गाइड करना पड़ेगा। और जहाँ ये प्रॉब्लम आती है कि पेरेंट्स उनको चलाने की कोशिश करते हैं कि हमारी तरह से करो, ये पढ़ो, ये करो, वो करो, वहाँ उनका रिबेलियन बिहेवियर आ जाता है। फिर अगर वो पेरेंट्स के साथ बात नहीं कर पाते तो वही जैसे मैंने पहले बोला कि वो फ्रेंड से बात करेंगे या कमरा बंद कर देंगे, कमरा बंद करके बैठ जाएंगे और इंटरनेट पे कुछ सर्च करेंगे जो मटेरियल जो कि उनकी हेल्थ के लिए, उनकी मानसिक हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा। वो उनको अच्छा लगेगा। तो उससे ये एक साइकिल बन जाता है बीच में कि वो पेरेंट्स को अवॉइड करेंगे, खाने को अवॉइड करेंगे और कमरे में बंद करके टीवी देखना शुरू कर देंगे। तो पेरेंट्स को इसके लिए चाहिए कि एक तो कम से कम खाना इकट्ठे खाएं फैमिली जी, और खाने का टाइम पे पेरेंट्स भी खुद मोबाइल वगैरह को मत यूज़ करें, तो बच्चे भी वही करेंगे जो पेरेंट्स करेंगे जी। कुल मिला के कहा जा सकता है कि किशोरावस्था में पारिवारिक माहौल का होना बहुत ज़रूरी है और अपने बच्चों पे चेक रखना ज़रूरी है, पर उनके ऊपर किसी चीज़ को थोपना ठीक नहीं रहेगा। बिल्कुल जी। डॉक्टर साहब, एक और जो मैं आपसे बात जानना चाह रहा था कि किशोरावस्था के समय में बहुत से बच्चों में भी या कहीं पेरेंट्स में भी इस तरह तरह की भ्रांतियाँ होती हैं। स्पेसिफिकली बात करूं तो सेक्स एजुकेशन के लिए बच्चों में बहुत ज़्यादा एक उत्सुकता रहती है कि उसके बारे में वो जानना चाहते हैं, क्योंकि खुद भी वो बड़े हो रहे होते हैं, एडल्टहुड में आ रहे होते हैं। अगर कोई पेरेंट्स या ये कहें कि हम अपने बच्चों को सेक्स एजुकेशन के एक बेसिक नॉलेज देना चाहें तो किस तरह से और कैसे उनको दिया जा सकता है? सेक्स एजुकेशन एक अब तो स्कूल्स में भी हम तो रिकमेंड करते हैं कि स्कूल्स में भी करानी चाहिए, बट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि एक ग्रुप को आप नहीं पढ़ा सकते जी। ये सेक्स एजुकेशन 1-to-1 ही होनी चाहिए। तो पेरेंट्स आर द बेस्ट टीचर्स फॉर सेक्स एजुकेशन। तो पहले तो बच्चों को बताना पड़ता कि जैसे मेल्स हैं तो उनके बॉडी के क्या क्या पार्ट्स हैं, फीमेल्स हैं उनके बॉडी के क्या क्या पार्ट्स हैं, उनके क्या क्या फंक्शंस हैं। ये तो नॉर्मल बायोलॉजी में भी 8th 9th 10th की बायोलॉजी में भी आते हैं सारे। बट उनको क्योंकि हार्मोन्स जो जैसे ईस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स बढ़ते हैं तो वो भी उनके माइंड को वैसे ही सेट करते हैं कि बच्चों को सेक्स के लिए क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। तो बच्चों को हमें सेक्स के लिए बताना पड़ेगा कि ये जो सेक्स है, सेक्सुअल लाइफ है, जो सेक्स एजुकेशन है, उसमें कब ये करना होगा और इसमें क्या क्या हाई रिस्क बिहेवियर्स हैं। कि हम आजकल बच्चों को ये बोलते हैं बेसिकली कि ट्राई टू हैव सेफ सेक्स रादर देन नो सेक्स, कि अगर हम उनको नो सेक्स करेंगे तो वो नहीं मानेंगे। सो टीच देम सेफ सेक्स, ताकि अगर बाई चांस कहीं पे, क्योंकि यूजुअली जो फर्स्ट सेक्स है वो ऑलवेज अनप्लैंड, जो फर्स्ट सेक्सुअल एक्सपीरियंस होता है मोस्टली जो एडोलेसेंट्स का होता है, दैट इज़ अनप्लैंड। तो अनप्लैंड होगा तो कोई कॉन्ट्रासेप्शन नहीं यूज़ करेंगे, कॉन्ट्रासेप्शन नहीं यूज़ करेंगे तो मैनी डिजीजेस कैन बी देयर। अनवांटेड प्रेगनेंसी हो सकती है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हो सकती हैं, HIV हो सकता है। तो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू एक्सप्लेन द चिल्ड्रन
टू हैव सेफ सेक्स रादर देन नो सेक्स। यानी कि बच्चों को एक सही उम्र का पता होना चाहिए, सही तरीके का ज्ञान होना ज़रूरी है, और अगर उन्हें इन चीज़ों का पता होगा तो शायद वो क्यूरोसिटी भी उस लेवल की ना हो कि वो कभी मतलब इस तरफ को अपने उत्सुकता दिखाएं। और एक चीज़ मैं और इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक लॉ बनाया हुआ है पॉक्सो एक्ट करके। जी। पॉक्सो एक्ट में इन्होंने अभी जो लॉ है इंडिया में, उसमें ये है कि 18 साल से कम एज में कोई लड़का या लड़की वो वैलिड कंसेंट नहीं दे सकते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए। सो सेक्स इज़ प्रोहिबिटेड बिफोर द एज ऑफ 18 ईयर्स। जी। अगर कोई भी इसमें संलिप्त पाया जाता है तो उस पर डायरेक्टली केस होता है। डॉक्टर साहब, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी कि अगर 18 वर्ष से पहले कोई चाह के भी अपना कंसेंट नहीं दे सकता। जी। क्योंकि लॉ ये बोलता है कि 18 साल तक आपका माइंड इतना स्टेबल नहीं होता कि आप उसके कॉन्सिक्वेंसेस को जान सको कि सेक्स के क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। दिस इज़ जस्ट ए फिजिकल अट्रैक्शन, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं ये आपको नहीं पता होते हैं। तो पहले ये 16 साल तक की एज का होता था बीच में। अब कोई 2012 में पॉक्सो एक्ट आया, उसमें इस एज को 18 ईयर्स का कर दिया है, बोथ फॉर मेल्स एंड फीमेल्स दोनों के लिए। तो सरकार का भी एक बहुत अच्छा कदम है कि जब तक वो एडल्टहुड में प्रॉपरली नहीं आ जाते तब तक वो चाह के भी कंसेंट नहीं दे सकते। पहले समझ लो, अपनी बॉडी को भी प्रिपेयर कर लो, बॉडी भी प्रिपेयर होनी चाहिए इसके लिए। और 18 साल तक बॉडी यूजुअली प्रिपेयर नहीं होती है। जी। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि किशोरावस्था के समय में जितने भी हमारे किशोर दर्शक आपको देख रहे हैं, ऐसा कौन सा अपना हेल्दी लाइफस्टाइल रखें, चाहे वो खाने की बात हो, चाहे वो अपने रोज़ के एक्सरसाइजेज़ हों, या ये कहें कि मेंटल प्रेशर को कैसे ओवरकम करना है, उन सब चीज़ों में आप हमारे दर्शकों को क्या सलाह देना चाहेंगे? इन सब चीज़ों के लिए एक ही मूल मंत्र है कि आप हेल्दी डाइट लो। जी। जंक फूड अवॉइड करो। डाइट में, क्योंकि एडोलेसेंट एज में रैपिड ग्रोथ होती है, तो उसके लिए हमें आयरन की ज़रूरत होती है, प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है, कैल्शियम की ज़रूरत होती है, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे जिंक वगैरह, थायराइड वगैरह, आयोडीन वगैरह जिससे वो थायराइड हार्मोन्स बनते हैं, उनकी ज़रूरत होती है। तो हम उसका हेल्दी लाइफस्टाइल देखें कि कैसा है। प्रोटीन्स के लिए हम अंडा वगैरह ले सकते हैं, सोया प्रोटीन्स ले सकते हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। कैल्शियम के लिए हमें दूध वगैरह और मिल्क प्रोडक्ट्स से हमें कैल्शियम भी मिलेगा, ठीक है। और आयरन के लिए गुड़, हरी पत्तेदार सब्जियां, फल, इन सब का मिक्सचर लेना पड़ेगा बीच में। तो इन सब चीज़ों का जब मिक्सचर लेंगे एक हेल्दी लाइफस्टाइल। दूसरा ये है कि हमें थोड़ा अपनी एक्टिव लाइफस्टाइल रखना पड़ेगा। कम से कम 1 घंटा दिन में आप चाहे फास्ट वॉक करो, चाहे कोई गेम खेलो, आउटडोर गेम, इंडोर गेम कोई भी खेलो, तो वो भी हमारे लिए, हमारे उससे मेंटल स्ट्रेस भी ठीक होता है। एक गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं एक्सरसाइज करने से, जो कि बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी, वो दोनों के लिए ज़रूरी हैं। और तीसरा ये है कि प्रॉपर नींद लें। कम से कम 8 घंटे की नींद बच्चों को ज़रूर एडोलेसेंट एज में ज़रूर लेनी चाहिए। अगर नींद लेंगे तो फ्रेश होएंगे और मेंटल स्ट्रेस कम होएगा। और दूसरा, जब स्कूल का थोड़ा सा प्रेशर होता है, स्कूल में भी थोड़ा सा ये है कि हम बच्चों को अपना प्रेशर ना दें, बच्चों को अपनी एबिलिटी के हिसाब से ही करने दें जितना वो करें, और उनको कंपेयर ना करें दूसरों के साथ। जी हाँ। डॉक्टर साहब, मैं जाते जाते ये ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगा कि जो किशोरावस्था के समय में बहुत से हमने बच्चों में देखा है कि पेरेंट्स का प्रेशर होता है, परफॉर्म करने का प्रेशर होता है, उस चीज़ को आप क्या एक संदेश देना चाहेंगे पेरेंट्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी? देखो जी, एवरी चाइल्ड इज़ ए डिफरेंट चाइल्ड। हम किसी के साथ कंपेयर नहीं कर पाएंगे। अगर हमारे 2 बच्चे हैं तो वो भी दोनों डिफरेंट है, उनकी भी एबिलिटी डिफरेंट होती है। तो पेरेंट्स को समझना पड़ेगा कि बच्चे की क्या एबिलिटी है और वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। मैक्सिमम प्रॉब्लम्स ये आती हैं कि जो चीज़ हम खुद नहीं कर पाते हम वो अपने बच्चों में करवाना चाहते हैं। अगर मैं डॉक्टर नहीं बना तो मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाने की कोशिश करता हूँ। तो उसके कारण बच्चों पे एक्स्ट्रा प्रेशर आ जाता है, फैमिली पे भी एक्स्ट्रा प्रेशर आता है। जब वो बच्चा डिलीवर नहीं करता है तो पेरेंट्स भी गुस्से में आते हैं, उन पे भी प्रेशर होता है। तो वो एक ऐसा साइकिल बन जाता है कि उनकी बॉन्डिंग आपस में ख़राब होनी शुरू हो जाती है। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि बच्चों को पहले समझिए कि उनका क्या कैलिबर है, वो क्या करना चाहते हैं, और एवरी चाइल्ड इज़ ए स्पेशल चाइल्ड। जी। डॉक्टर साहब, आप आज हमारे इस कार्यक्रम में आए, आपने किशोरावस्था से जुड़ी बहुत सी जानकारी हमारे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगली बार एक नए कार्यक्रम में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।